एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चैतन्य क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे साइंस पेडागोजी का एक न्यू टॉपिक दैट इज असेसमेंट। यहाँ से आपके सारे ही सब्जेक्ट्स के लिए ये असेसमेंट टॉपिक बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस कोई भी सब्जेक्ट हो वहां पे आपका आकलन वाला टॉपिक जरूर से आता है, राइट। तो इसको ध्यान से देखेंगे। ये लेक्चर 6 है। हमने जो साइंस पेडागोजी की सीरीज स्टार्ट कर रखी है उसका ये लेक्चर 6 है और इसमें हम पढ़ेंगे किसको? आकलन को। तो यहाँ पे आकलन की अगर मैं बात करूं तो 3 टाइप से हम देखते हैं कि बच्चों को कैसे हमें उनका क्या करना है, असेसमेंट करना है, राइट। तो जो पहला टाइप आता है वो क्या आता है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग। The second one is assessment for learning. And the third one is assessment as learning. ये देखने में एक जैसे लग रहे हैं बट यहाँ पे डिफरेंसेस हैं इनके बीच में, तो इनको क्लियर करेंगे। असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मतलब है कि जितना बच्चे ने अधिगम किया है उसको हमें क्या करना है? आकलन करना है कि वो कितना सीख पाया, राइट। तो ये वाले जो आपके जो फर्स्ट वाला टर्म है ऑफ लर्निंग वाला, इसके अंदर आपके आ जाते हैं समेटिव असेसमेंट। जैसे आपके जो टर्म एंड के एग्जाम्स होते हैं, कह सकते हैं कि जो एनुअल एग्जाम्स होते हैं वो किस में आएंगे? वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग में आएंगे, क्योंकि आपने पूरे सेशन, पूरे साल आपने क्या पढ़ा, आपने क्या सीखा, उसका यहाँ पे क्या किया जाता है? असेसमेंट किया जाता है और उसी के बेस पे आपको क्या किया जाता है? न्यू क्लास में प्रमोट किया जाता है, राइट। तो ये तो हो गया असेसमेंट ऑफ लर्निंग। फिर हम देखेंगे क्या? असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, अभी हमने ऑफ लर्निंग देखा था, अब हम देखेंगे फॉर लर्निंग। ये हमेशा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है किससे? असेसमेंट ऑफ लर्निंग से, क्योंकि यहाँ पे तो वो फाइनल एग्जाम ले रहे हैं, बट जो क्लासरूम में हमारी चीजें होती हैं, टीचर ने कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए, आपको 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक चीजें कराई, उसके बाद में वो ये तो चेक करेगा ना कि अभी क्या कमियां रह गई हैं। तो उन कमियों को दूर करने के लिए, मतलब अधिगम के लिए, लर्निंग के लिए जो चीजें जरूरी हैं उसको हमें असेसमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम किस बेसिस पे करेंगे? ये हम करेंगे जब हमें फॉर्मेटिव असेसमेंट करना होता है, राइट। जैसे आपके इसमें कौन कौन से आ गए? इसमें एक तो आपका आ गया यूनिट टेस्ट। आपने सुना होगा कि यूनिट टेस्ट लिए जाते हैं बच्चों के, कई बार वीकली भी, कई बार आपके 15 डेज में भी, और क्विजेस करते हैं, कुछ कंपटीशन करवाते हैं बच्चों के बीच में। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसमें आ गई? ये आ गई आपकी असेसमेंट फॉर लर्निंग में। इसके बेसिस पे टीचर ये समझता है कि बच्चे के अंदर जो अभी चीजें डेवलप नहीं हो पाई हैं, जो चीजें उसको करनी चाहिए वो अभी नहीं कर पा रहा है, कुछ कमियां रह गई हैं, तो उनको दूर करने के लिए चाहे वो अपना टीचिंग मेथड चेंज करे या फिर वो कुछ भी ऐसी चीजें चेंजेस करे जिससे कि बच्चे को और बेटर तरीके से समझ आए। तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करते हैं? असेसमेंट फॉर लर्निंग, राइट। एंड द थर्ड वन इज असेसमेंट एज लर्निंग। यहाँ पे टीचर का रोल नहीं, यहाँ पे रोल किसका? बच्चे का खुद। तो वो सेल्फ असेसमेंट करेगा अपना कि अभी उसे और क्या क्या चीजें सीखनी है। ठीक है, अभी कितना वो इम्प्रूव कर पाया है, या फिर वो अपने पीर ग्रुप की हेल्प से, राइट। ठीक है, यहां से वो क्या करेगा? उसकी हेल्प से, ग्रुप डिस्कशन से कैसे भी अपने टॉपिक को क्लियर करेगा। तो ये 3 चीजें हैं। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, समझ आया आपको? हमेशा ही क्या रहेगा? ये इससे बेटर रहेगा, क्योंकि वो तो लास्ट में हो रहा है, उसके बाद में इम्प्रूवमेंट की कोई गुंजाइश नहीं है। वो आपका फाइनल रिजल्ट है जो आपको बताएगा कि आपको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट इसमें है चीजें कि मतलब बच्चे के अंदर जो भी चीजें आपको इम्प्रूव करनी है, तो उसके लिए अगर अधिगम आपका किया जा रहा है तो आकलन किस में आएगा? असेसमेंट फॉर लर्निंग में, राइट। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे विच इज
यस तो यहाँ से अब हम देखेंगे कि ओपन बुक असेसमेंट क्या होते हैं, क्योंकि असेसमेंट वाले टॉपिक में ये एक टॉपिक भी इंक्लूड रहता है उन तीनों के अलावा। तो इनको अच्छे से देखना है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा मिसकॉन्सेप्शन हो जाते हैं बच्चों में। तो आपको ये चीजें क्लियर करके चलनी है कि ओपन बुक असेसमेंट के अंदर क्या चीजें रहती है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये आपका रहता है, इसको आप कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको अलाउ करते हैं रेफर्स टू मटेरियल। क्या मतलब हुआ इसका कि आपको अपने साथ में मटेरियल ले जाने की क्या होती है, परमिशन होती है। आपने जो भी नोट्स बनाए हैं या आपका ऑनलाइन मटेरियल हो गया या बुक्स हो गए, कितनी भी आप चीजें क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो और अपने साथ में एग्जाम में ले जा सकते हो। तो अब आप कहोगे कि ये तो फिर सीधे चीटिंग वाली बात हो गई कि आपको सारा मटेरियल दे दिया गया और आपके सामने क्वेश्चन पेपर आया और आपने फटाफट देखा कि हाँ जी अच्छा ठीक है ये फोर्स की यूनिट पूछ रहे हैं, तो फटाफट आपने बुक में से देखा और आंसर को लिख दिया। बट मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ओपन बुक असेसमेंट में क्वेश्चन इस तरह से डिजाइन नहीं किए जाते कि जहां से आपको डायरेक्टली आंसर पूछ लिया जाए। वो बहुत हायर स्किल्स चाहिए होती है उसके लिए कि क्वेश्चंस को इस तरह से फॉर्म करते हैं कि जितनी आपके पास मटेरियल अवेलेबल है वहां पे आप उसमें से उन चीजों को निकाल पाओ, उसको अच्छे से आप क्या कर पाओ, फिल्टर कर पाओ और फिर आप जो क्वेश्चंस आए हैं उनके अकॉर्डिंग आंसर्स अपने बेस्ट तरीके से दे पाओ। राइट, तो वहां पे ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछे जाते हैं कि आप डायरेक्टली उनका आंसर ऐसे कॉपी किया और लिख दिया। राइट, तो ये एक मिसकॉन्सेप्शन है ओपन बुक असेसमेंट के लिए, तो इसको क्लियर करेंगे। राइट, तो पहला इसमें हम देख लेते हैं कि एडवांटेजेस क्या क्या है। ठीक है, और उसके बाद में हम इसकी क्या देखेंगे, डिसएडवांटेजेस। जब ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी तब जब एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आएंगे तो डेफिनेटली आप समझ जाएंगे कि उसका ऑप्शन में क्या क्या तरीका रहने वाला है करने का। राइट, तो सबसे पहले देखेंगे एडवांटेजेस। सबसे पहली बात ये कि ये क्या करता है, ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है और क्या करता है, जो आपका मेमोराइजेशन है, ठीक है, जो आपका मेमोराइजेशन है उसको क्या करता है, बिल्कुल खत्म करता है और अंडरस्टैंडिंग आपकी क्या करेगा, डेवलप करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये कि आपको चीजें सोच समझ के करनी पड़ेंगी। आप डायरेक्टली आंसर कॉपी नहीं कर सकते और आप उसमें रटने की गुंजाइश तो पहले ही खत्म हो जाती है, क्योंकि जनरली जो एग्जाम्स होते हैं आपके उसमें आप चीजें रट के जाते हो और एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं आप उनको सॉल्व कर ले जाते हो। बट यहाँ पे तो क्वेश्चन का फॉर्मेट ही ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वहां से मेमोराइजेशन की जो आपकी एक चीज है वो बिल्कुल क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। राइट, ये आपको फोकस करना है। तो फर्स्ट पॉइंट आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में हेल्प करता है और मेमोराइजेशन को बिल्कुल क्या करता है, खत्म करने की बात करता है। सेकेंड चीज ये कि इसमें क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व होती है। क्या होता है इसमें, क्रिटिकल थिंकिंग को ये क्या करेगा, प्रमोट करेगा। इतनी सारी इंफॉर्मेशंस हैं और उसमें से आपको अपने लिए जितनी जरूरी है या उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपसे पूछा गया है, कितना मटेरियल चाहिए, कौन सा टॉपिक बेस्ट रहेगा, ये चीजें सोचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक क्रिटिकल थिंकिंग अप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये यहाँ से एक और आपका टॉपिक क्लियर हुआ। अब क्रिटिकल थिंकिंग के बाद में आपका आता है क्रिएटिविटी। ये क्रिएटिविटी डेवलप करता है, आप कुछ नया सोचते हो। कई बार क्या होता है कि जो आपके पास मटेरियल होता है उसमें कुछ सोल्यूशन देख के आपके माइंड में अपनी तरफ से भी कुछ चीजें क्या होने लगती हैं कि इसका सोल्यूशन हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं। राइट, तो वहां पे आपकी क्या हो जाती है, क्रिएटिविटी इंक्रीज हो जाती है। ये क्रिएटिविटी को भी क्या करेगा, प्रमोट करेगा। क्लियर है। उसके बाद में हम देखेंगे, यस,
और ये क्या करेगा, और ये क्या करेगा, आपकी एंजाइटी को रिड्यूस करेगा, रिड्यूसेस एंजाइटी। एंजाइटी कैसी, जैसे हम एग्जाम देने जाते हैं तो उससे पहले हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा क्या रहता है, प्रेशर रहता है कि अब हमसे पता नहीं क्या ही पूछ लिया जाएगा, राइट। बट वहां तो आप अपने माइंड को अप्लाई करके चीजों को क्या कर सकते हो, सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे एक तरीके से आपकी एंजाइटी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, जो एग्जाम फियर है वो खत्म हो रहा है, ओके। और इसके बाद में अगर मैं बात करूं कि ये किसको प्रमोट करता है, ये प्रमोट करता है किसको, एक्टिव लर्निंग, या फिर आप कह सकते हो डीपर लर्निंग, ठीक है। ये आपको एक्टिव बनाता है, ऐसा नहीं है कि आपने रटा और वहां पे जाके लिख दिया, आप पूरे टाइम एक्टिव रहते हो, क्योंकि आपको अच्छे से अच्छा आंसर क्या करना होता है, फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। और इसका क्या पर्पस है, ये क्या करता है, ये इंडिपेंडेंट जो आपकी थिंकिंग है उसको भी डेवलप करता है। खुद से आप चीजें करते हो, ना कि वो जो रटी रटाई हैं या आपको जो पढ़ाई गई हैं। यहाँ पे आप इंडिपेंडेंट होके सोच सकते हो, खुद के आंसर परफॉर्म कर सकते हो, राइट। तो ये एक और हो गया आपका, आप इसमें लिख सकते हो इंडिपेंडेंट थिंकिंग। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जनरली हम देखते हैं अगर हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो वहां पे हमें बच्चे को क्या खुद से सोचने पे, खुद से करने पे जोर दिया जाता है। तो यहाँ पे इसकी एक एडवांटेज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बच्चा क्या कर देता है, इंडिपेंडेंट होके सोच सकता है अपनी चीजों को, क्लियर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि ये यहाँ पे तो मैंने बताया आपको कि मेमोराइजेशन को क्या कर देता है, बिल्कुल खत्म कर देता है, आपको कुछ भी रट के जाने की जरूरत नहीं होती। और ये क्या करता है, एक आपका आता है चीटिंग इंसेंटिव। अब ये क्या चीज है, इसको ये बिल्कुल रिड्यूस करता है कि आपके माइंड में जो चीटिंग वाली बात रहती है ना, वो उस चीज को बिल्कुल खत्म कर देता है। कैसे खत्म करता है, क्योंकि चीटिंग तो आप कर ही नहीं सकते, उस फॉर्मेट में तो क्वेश्चन आते ही नहीं है जैसा आप सोचते हो। कई बार क्या होता है कि आपने जो चीजें लर्न कर ली और वो एग्जाम में आई और आपने उनका आंसर्स कर दिए, ठीक है। बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं, यहाँ तो आपको खुद से ही आंसर्स निकालने हैं अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को यूज करके। तो यहाँ से अगर आप चीटिंग वाली बात देखो तो बिल्कुल खत्म हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है क्योंकि जनरली ओपन बुक असेसमेंट देख के सीधे बच्चा सोचता है कि हाँ आपको चीटिंग करने को मिलेगी, आपके पास मटेरियल और आपने उससे फटाफट क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, राइट। तो ये चीजें हो गई इसकी किसमें, एडवांटेजेस में। अब बात करेंगे हम किसकी, डिसएडवांटेजेस की। यस, तो डिसएडवांटेजेस में सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो क्या आता है कि यहाँ पे बच्चे को ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। क्या करता है ये एक सेकेंड, हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस क्यों आ जाता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि भाई अब तो क्या है, जब सारा मटेरियल मिलेगा ही मिलेगा तो इतना तो मैं कर ही लूंगा कि उसमें से क्वेश्चन ही तो हमें फटाफट आंसर ही तो फाइंड आउट करने हैं। तो ये बच्चे के अंदर क्या आ जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है, ये लीड करता है किसको, फेलियर को, राइट, फेलियर। अब सेकेंड पॉइंट अगर मैं बात करूं कि तो ये सारे ही टाइप के लर्नर्स के लिए क्या नहीं है, ये अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है। नॉट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ लर्नर। क्या मतलब हुआ इसका, क्योंकि आपको पता है कि डिफरेंट आईक्यूज के बच्चे होते हैं, सबकी बौद्धिक क्षमता, सबका जो आईक्यू है वो अलग अलग होता है। क्रिएटिविटी किसी बच्चे में बिल्कुल नहीं है लेकिन वो सुपर इंटेलिजेंट है, बट अगर आप कहो कि आईक्यू उसका जो है वो ठीक ठाक है लेकिन वो क्रिएटिव बहुत है। तो हर टाइप के बच्चे होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो ये सारे टाइप के लर्नर्स के लिए क्या नहीं है, सूटेबल नहीं है, राइट। एक चीज आती है आपकी कंप्लेसेंट, ठीक है। ये कंप्लेसेंट क्या होता है, इसमें बच्चे को क्या लगता है कि अरे भाई अब तो मुझे ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। उसके अंदर क्या आ जाता है, लेजीनेस आ जाती है कि वो वहां पे क्या नहीं करना चाहता, मेहनत नहीं करना चाहता। ये उसको रोकता है, ये चीज उसको अंदर जो क्या करती है, रोकती है मेहनत करने से, राइट। तो ये आपका क्या करता है, उसको कंप्लेसेंट आपका बिहेवियर डेवलप करता है, राइट।
और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको असेसमेंट करने में बहुत दिक्कत होती है, राइट। डिफिकल्टीज इन असेसमेंट, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बच्चे के पास एक जैसा मटेरियल अवेलेबल हो, राइट। लर्नर भी अलग अलग टाइप के हैं, कौन सा मटेरियल किसके हाथ में लगा हुआ है, ठीक है। और बाकी ये भी है कि जो है वो हर टाइम उतनी अवेलेबिलिटी भी नहीं होती, लाइब्रेरीज में भी हमारे पास लिमिटेड ही बुक्स और चीजें रहती हैं, तो किसी के पास कोई बुक चली गई, किसी के पास कोई मटेरियल चला गया, तो इसलिए असेसमेंट करने में क्या होती है, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आती है, राइट। ये चीजें आपको समझ आई होगी। और इसमें क्या हम देखते थे कि इसमें जो आपकी डिफिकल्टी लेवल है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि आपको क्या दे रखा है, उन्होंने मटेरियल दे रखा है जिसको देख के आप चीजों को निकाल सकते हो, आंसर्स अपने फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसमें ऑब्वियस है कि जो क्वेश्चन का लेवल आएगा वो कैसा आएगा, बहुत इजी नहीं आएगा, राइट। तो डिफिकल्टी लेवल जो है ये आपका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं उसको देखते हैं। तो एक और चीज आती है जो आती है आपका, अगर आपको रोट मेमोराइजेशन चेक करना है या फिर आपको टेस्ट करनी है बेसिक स्किल्स, ठीक है, तो उसमें आपको डिफिकल्टी आएगी इन टेस्टिंग। एक तो आपका रोट मेमोराइजेशन हो गया, और दूसरी चीज क्या हो गई, बेसिक स्किल्स। आपको पता है कि कुछ जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं जिसमें आपको क्या देते हैं, डायरेक्टली आपको फॉर्मूला दिया जाता है और आप उसको यूज करके क्या करते हो, आंसर्स निकालते हो। बट यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं। तो बच्चे ने मेमोरी में कैसा है, कितना अच्छा है, वो फॉर्मूलों को कैसे लर्न करता है, उस चीज का पता आप इससे नहीं लगा सकते। उसकी बेसिक जो स्किल्स होती है, कैलकुलेशन होती है, वो आप फाइंड आउट नहीं कर पाते हो, राइट। तो ये भी इसकी क्या है, एक डिसएडवांटेजेस है। और क्या होता है कि आपके पास इतना सारा मटेरियल अवेलेबल होता है कि कई बार वो क्या हो जाता है, ओवरलोडेड हो जाता है। इस कंडीशन में क्या हो गया कि मटेरियल इतना है कि उसको फिल्टर करने की आपके पास क्या हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है कि आप उसको फिल्ट्रेशन नहीं कर पाते हो उसका, कि आपको कितनी में से क्या चीजें निकालनी है, राइट। क्योंकि आपके पास मटेरियल बहुत ज्यादा अवेलेबल होता है, आपके पास में बहुत ज्यादा चीजें दी हुई होती है, कॉन्सेप्ट्स दिए होते हैं, तो यूज करने में उनको क्या आती है, दिक्कत आती है। तो ये हो गया आपका ओपन बुक असेसमेंट। आपको कुछ चीजें माइंड में रखनी है कि क्या, एक तो ये अंडरस्टैंडिंग प्रमोट करता है, मेमोराइजेशन को नहीं, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और इन सब चीजों को आपका एक्टिव एंड डीपर लर्निंग, ये सब चीजें आपको माइंड में रखनी है। रिड्यूस क्या क्या करता है, मेमोराइजेशन को करता है, एंजाइटी को करता है और चीटिंग इंसेंटिव को करता है, राइट। और डिसएडवांटेजेस में आपको पता ही चल गया कि क्या चीजें हैं जो आपको अभी अभी बताई थी, राइट। तो अब इसके बाद एक और चीज आती है, उसको भी देख लेते हैं। इसको बोलते हैं हम क्या, मिस कॉन्सेप्शंस, या फिर आप इनको हिंदी में कह सकते हो भ्रांतियां। अब साइंस के अंदर ये मिसकॉन्सेप्शंस क्या चीजें होती हैं, जैसे एक बच्चा है, ठीक है, और उसके माइंड में पहले से ही कोई साइंटिफिक चीजें जो होंगी वो चलती होंगी, जिससे कि उसे न्यू जो आपकी कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझने में क्या आएगी, दिक्कत होगी, राइट। दिक्कत क्रिएट होगी। कैसे होगी कि अगर उसको ये लग रहा है, कि जो सेल्स होते हैं, ठीक है, ह्यूमन बॉडी किससे बनी है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है बॉडी की, वो क्या होती है, वो होती है आपकी क्या, सेल्स, राइट। तो बच्चा क्या सोचता है कि ये जो जैसे जैसे हम अभी छोटे हैं तो हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो छोटे होंगे, बड़े हो रहे हैं तो बड़े होने का मतलब है कि ये जो सेल्स हो रहे हैं दे आर गेटिंग लार्जर, ये सेल्स भी क्या होते जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं, जैसे कि हम भी बड़े हो रहे हैं। तो ये एक तरीके की क्या है, मिसकॉन्सेप्शन है। बच्चा अभी आप जब उसको ये बताओगे कि सेल्स बड़े नहीं होते, सेल्स बड़े नहीं होते, क्या होता है एक्चुअली, ये जो छोटे छोटे सेल्स हैं ये डिवाइड होते हैं और इससे और मल्टीपल सेल्स बनते जाते हैं, राइट। एक ही सेल क्या होता है, डिवाइड हो रहा है बहुत सारे सेल्स में। तो ये चीजें उसको समझने में टाइम लगेगा, इसको हम कहते हैं मिसकॉन्सेप्शन, और साइंस में तो बच्चे को बहुत ज्यादा रहती है।
अगर एक और आपको एग्जांपल दूं, एक टर्म आता है आपका फोर्स, ठीक है, एक आता है फोर्स एंड वर्क का। तो इन दोनों टर्म में भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। फोर्स लगाने का मतलब ये है कि आप कोशिश कर रहे हो कि उसकी पोजीशन चेंज हो, या आप चीजों को रेस्ट में ला रहे हो, या मूवमेंट में लाना चाह रहे हो। बट हर बार आप नहीं कह सकते कि आपने फोर्स लगाया तो वो वर्क डन हो ही रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर एक दीवार पे हम धक्का मारते हैं, इसका मतलब हम फोर्स तो लगा रहे हैं ना। हमने क्या किया, एक आपकी बॉल है और इस पे क्या किया, फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, आपने यहाँ पे फोर्स लगाया। बट क्या ये दीवार अपनी जगह से खिसक के पीछे हो जाती है? क्या ऐसा होता है? तो जब तक आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, आपकी चीज इधर उधर खिसक के नहीं जा रही है, तब तक आप नहीं कहोगे कि वर्क डन हुआ है। बट बच्चा तो ये कहेगा कि नहीं जी, हमने तो वर्क डन किया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, मिसकॉन्सेप्शंस होते हैं जिन्हें हमें चेंज करना होता है। बट क्या होता है कि ये चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, राइट। ये चेंज करना क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है। ये इजी नहीं होता मिसकॉन्सेप्शंस को बच्चे को दूर करना, क्योंकि वो चीजें वो जो देखता है वो उसी पे बेस्ड होती हैं जो चीजें वो करता है। कि जैसे बॉडी बड़ी हो रही है तो सेल्स भी बड़े हो रहे होंगे, बिल्कुल लॉजिकल बात है उसकी, राइट। तो हमें इनको दूर करने में क्या होती है, दिक्कत होती है। तो अब करेंगे हम अपनी चीजों को क्लियर विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ओके। यस, तो यहाँ पे है हमारे क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फॉलोइंग आर सम ऑफ द व्यूज ऑन ओपन बुक क्वेश्चन। देखो सबसे पहले जो आपका आ गया है वो किस पे आया है, ओपन बुक पे ही आया है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि क्या क्या टर्म है। यस, फर्स्ट ऑप्शन आपका है, इट इनकरेजेस ऑल स्टूडेंट्स टू रीड ऑल बुक्स थोरोली एंड मेमोराइज देम। क्या ये सभी विद्यार्थियों की सभी पुस्तकों को पूर्णतः पढ़ने व कंठस्थ करने के लिए प्रेरित करता है? तो बताइए आप, क्या कंठस्थ करवाता है ये? तो बिल्कुल गड़बड़ लग रहा है ये आंसर। बी पार्ट में है, इट रिड्यूसेस फियर ऑफ असेसमेंट। मैंने बताया था कि ये डर खत्म करता है, एंजाइटी को कम करता है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट लग रहा है। इट गिव्स फुल अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर द बुक, ठीक है। यह विद्यार्थियों को पूर्ण अवसर देते हैं पुस्तक का अन्वेषण करने के लिए। बिल्कुल आपको बुक रीडिंग की और आप कह सकते हो एक्टिव लर्निंग की आपके अंदर आदत आती है, किससे? इससे, ठीक है। तो सी वाला पॉइंट भी करेक्ट लग रहा है। इट डजंट हेल्प टू गेज द कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स। यह विद्यार्थी की संकल्पात्मक समझ को मापने में सहायता नहीं करते। अरे भाई करते हैं, ये काम ही कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे करते हैं। मैंने आपको बताया था फर्स्ट जो हमारा एडवांटेजेस में था वो अंडरस्टैंडिंग था, क्या? कॉन्सेप्चुअल, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन में नहीं वर्ड आ गया, इसलिए ये वाला भी रॉन्ग हो गया। तो आपके ऑप्शन में कौन सा आया? एक तो बी और एक सी। जहां पे मेमोराइजेशन की बात आएगी वहां आप क्रॉस कर दोगे। तो बी और सी ऑप्शन आपका किस में है? सेकेंड पार्ट में, राइट। तो इसका ऑप्शन सी, सॉरी, बी एंड सी इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Mr. Rakesh has taught the concept of chemical changes in his class. Which one of the following is the best example of an authentic task which he can use to assess a student? उसने क्या किया, जो टीचर था राकेश, उन्होंने क्या किया कि अपनी क्लास में किसको? रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेस की कॉन्सेप्ट समझाया है। अब वो क्या करना चाहता है? आकलन करना चाहता है। तो वो ऐसा क्या कार्य दे जो उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण के रूप में प्रयोग कर सकता है, ठीक है। ऐसा किस काम से वो बच्चे को एसेस करेगा कि उसके अंदर कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ या नहीं हुआ। तो फर्स्ट ऑप्शन है, आस्किंग स्टूडेंट्स टू बर्न अ मैग्नीशियम रिबन एंड ऑब्जर्व द चेंजेस। तो यहाँ पे आप देखिए कि बच्चे को वो नहीं बोल सकता कि आप जलाओ, वो खुद जला के दिखाएगा उसको। तो ये वाला ऑप्शन नेगेटिव पॉइंट में जा रहा है। क्रिएट अ सेटअप टू पास गैस थ्रू लाइम वाटर। तो यहाँ पे क्लासरूम में हर टाइम ऐसी व्यवस्था नहीं होती कि वो एकदम सेटअप बच्चा तैयार कर दे, तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका हो गया रॉन्ग। थर्ड इज मेक अ प्रोटेक्टिव सोल्यूशन दैट प्रिवेंट्स रस्टिंग ऑफ आयरन। आपको क्या बताना है? एक ऐसा सोल्यूशन क्रिएट करना है जिससे कि आप
आयरन को किससे बचा सको, रस्टिंग से, जंग लगने से बचा सको। तो ये बच्चा कर सकता है क्योंकि उसने पढ़ा है कि किस किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक लेयर बना सकते हैं। जैसे अगर आप एक आयरन नेल की बात करो, ठीक है, आप देखते हो कि अगर वो एयर एंड वाटर, ठीक, इसके किस में आती है, कांटेक्ट में आती है, तो वहां पे जंग लगने के चांसेस रहती है। तो उस कांटेक्ट को कम करने के लिए सिंपली बच्चा क्या कर सकता है, उस पे ऑयलिंग कर सकता है, ठीक है, उस पे पेंट कर सकता है। ये चीजें क्लासरूम में पॉसिबल है, राइट। तो ये आपका पॉजिटिव वे में जा रहा है। नेक्स्ट इज क्रिएट अ कूलिंग चैम्बर दैट कैन मेंटेन लो टेम्परेचर्स फॉर केमिकल चेंजेस। अब बताइए आप क्या क्लासरूम में ऐसा बना सकता है वो कूलिंग चैम्बर, है ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो जो चीजें पॉसिबल है उनको लेके चलेंगे, तो उसके हिसाब से आपका जो सी ऑप्शन हो गया वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डेवलपिंग साइंटिफिक एटीट्यूड इज एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग साइंस एट अपर प्राइमरी लेवल, which of the following is not an indicators for assessing scientific attitude in students? उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान के शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना है। तो कौन सा इसके लिए सूचक नहीं है, ये पूछ रहा है, नॉट वाला, मतलब तीन चीजें आपकी करेक्ट हैं। तो पहला है लुकिंग फॉर कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, कारण कार्य संबंध को देखना, पॉजिटिव आंसर आ रहा है, हमें निगेटिव चाहिए। आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप इन ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल ये भी पॉजिटिव वे में आ रहा है। वॉचिंग साइंस फिक्शन फिल्म्स, पर यहाँ पे बच्चे के एटीट्यूड के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो सिर्फ फिल्म देख रहा है, उसका खुद का रेस्पॉन्स उसमें नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये आपका निगेटिव वे में जा रहा है। नेक्स्ट इज सर्चिंग फॉर प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन फॉर एवरीडे फिनोमेना, दैनिक परिघटनाओं के लिए सत्यभाषी व्याख्या को खोजना। खोजने का मतलब ये है कि बच्चा एक्टिव है, राइट। तो ये भी हो गया पॉजिटिव। उसने निगेटिव नॉट वाला पूछा था, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिस्टर महेश taught the concept of factors affecting combustion. Which one of the following is the best example of an authentic task to assess students on their understanding of factors affecting combustion? ठीक है, छात्रों में दहन को प्रभावित करने वाले कारक, ये कॉन्सेप्ट क्या कर रहे हैं, वो समझाना चाह रहे हैं। तो वो देखना चाह रहे हैं कि बच्चों ने क्या सीखा, तो वो कैसे करेंगे। डिजाइन एंड अलार्म सिस्टम, ये बच्चों से कह रहे हैं कि एक अलार्म सिस्टम को डिजाइन करिए विच कैन सेट ऑफ बिफोर अ सब्सटेंस रीचेज द इग्निशन टेम्परेचर। ये चीज एक बच्चे के हिसाब से क्या है, मुश्किल है। तो जो इतनी मुश्किल टास्क होती है उनके बारे में हम बात नहीं करते। डिस्क्राइब हाउ वाटर एंड एयर अफेक्ट कंबशन, समझाएं कि पानी और वायु किस प्रकार दहन को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे डिस्क्राइब है, क्रिएटिव चीजों की बात नहीं हो रही है, इसलिए यह ऑप्शन भी हम नहीं लेंगे। नेक्स्ट है लिस्ट द सब्सटेंसेस अराउंड यू दैट आर इन्फ्लेमेबल इन नेचर। तो यहाँ पे तो लिस्ट करना है, ठीक है, इसमें भी कुछ क्रिएटिविटी की बात नहीं हो रही है। देन आपका आता है क्रिएट अ फायर एक्सटिंग्विशर यूजिंग कॉमनली अवेलेबल आइटम। अब ये वाला जो पॉइंट है ये आपका क्या हो गया, पॉजिटिव वे में आ गया। आपको ऐसा एक अग्निशामक यंत्र तैयार करना है, कैसा, जो कॉमनली अवेलेबल, जो आपके क्लासरूम में क्या हो, आसानी से उपलब्ध हो पाए, राइट। तो इसके लिए आपका ऑप्शन डी हो गया करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, which of the following is in agreement with our contemporary understanding of assessment in science at upper primary stage? निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में उच्च प्राथमिक स्तर पर आकलन संबंधी हमारी समकालीन समझ से मेल खाता है, राइट। तो देखते हैं कौन सा मेल खाता है। मेरिट ऑर्डरिंग ऑफ स्टूडेंट शुड बी इंट्रोड्यूस टू इनकरेज हेल्दी कंपटीशन। पर आपको पता है कि हमें क्या नहीं करना, बच्चों के बीच में इस तरह की बात नहीं लानी है, उनको इंफीरियरिटी महसूस नहीं करानी, इसलिए हम क्या करते हैं, उनको ग्रेड्स देते हैं, ना कि उनके मार्क्स, राइट। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, निगेटिव वे में आ गया, हमारी समझ से मेल नहीं खाता। द सेकेंड वन इज
एनुअल एग्जामिनेशन शुड बी गिवन मच मोर वेटेज देन इंटरनल असेसमेंट। क्या इनको ज्यादा वेटेज देनी चाहिए? तो बिल्कुल गलत है। लास्ट मोमेंट पे आप बच्चे का असेसमेंट कर रहे हैं और उसी को उस ज्यादा वेटेज दे रहे हैं तो गलत हो गया। ओवरऑल देखना है कि वो क्लास में कैसे परफॉर्म कर रहा है, एक्टिविटीज में कैसा है, तो सारी चीजें देखनी है किसमें, फॉर्मेटिव असेसमेंट में। मैंने आपको बताया था फॉर्मेटिव असेसमेंट हमेशा किससे बेटर है, जो आपका समेटिव असेसमेंट होता है, ठीक है, जिसके अंदर एनुअल एग्जाम आते हैं। तो ये वाला भी आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट इज द पीरियोडिक टेस्ट शुड हैव बोथ अ रिटन एंड एक्सपेरिमेंटल कंपोनेंट। बिल्कुल, जो आपके पीरियोडिक टेस्ट होते हैं आप सिर्फ उनका रिटन टेस्ट नहीं लेंगे, रट के तो बच्चा कर ही लेगा, ठीक है, बट देखना ये है कि क्या उसको कॉन्सेप्ट समझ आया, तो उसके बेस पे आपको क्या देखना होगा, एक्सपेरिमेंट टेस्ट भी लेने पड़ेंगे, राइट। The last one is most important point. Open book examination should be avoided. क्या इनको अवॉइड करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? As it encourages the art of copying. ठीक है, क्या कर रहा है ये, आपकी नकल करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये बिल्कुल भी नकल करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा नहीं देता है। ये आप अपने माइंड में सेट कर लेंगे। ये कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की क्या कर रहा है, बात कर रहा है। वहां पे डायरेक्टली आंसर्स नहीं पूछेगा आपसे, आपको खुद से अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को यूज करके आंसर्स को निकालना है। तो ये पॉइंट जो है कि इनको अवॉइड करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत पॉइंट है ना, तो इनको अवॉइड नहीं करना चाहिए, इसलिए आपका ये रॉन्ग ऑप्शन में आ गया, राइट। तो ऑप्शन सी हो गया करेक्ट इस क्वेश्चन का। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Research has indicated that children come to the classroom with ideas about science concept which may be different from science ideas. Research ने ऐसा बताया कि जो बच्चे हैं वो क्लासरूम में पहले से ही कुछ साइंस के लिए आइडियाज लेके आते हैं, बट वो हमारी जो साइंस है उसके आइडिया के हिसाब से क्या रहते हैं, अलग रहते हैं। Which of the following is not a characteristics ऑफ दीज अल्टरनेट कॉन्सेप्शन? क्या है कि ये अल्टरनेट कॉन्सेप्शन जो बच्चे लेके आते हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, मिसकॉन्सेप्शन। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं आपके कि कौन सा नहीं है, मतलब इसमें से 3 तो जो है वो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आएंगे और एक होगा जो डिफरेंट होगा, राइट। तो आपको देखना है कि वो बच्चों के माइंड में जो मिसकॉन्सेप्शन है वो कैसे हैं। दे आर स्टेबल, बिल्कुल वो स्टेबल होते हैं, बच्चों के माइंड में वो फिक्स होते हैं, राइट। तो ये वाला तो इसका ऑप्शन लग रहा है। देन दे आर इजी टू चेंज, क्या वे सरलता से परिवर्तित हो जाते हैं? नहीं भाई, टीचर को पूरा जोर लगाना होता है उसके मिसकॉन्सेप्शन को दूर करने में, और कई बार वो वैसे के वैसे ही रह जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपका ये वाला जो ऑप्शन है ये नहीं है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं। दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय फिनोमिना, क्या वो जो ऑब्जर्व करते हैं उस फिनोमिना पे बेस्ड होते हैं? बिल्कुल, वो आसपास जो चीजें देखता है उसी से इन्फ्लुएंस्ड होता है। नेक्स्ट, दे ट्रेन टू फॉलो सिमिलर पैटर्न्स ऑफ डेवलपमेंट, वो इस तरह से प्रतिमानों का अनुसरण करने की ओर अभिमुख होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, कोई पैटर्न तो देख रहा होगा ना चीजों में बच्चा, तभी तो उसके माइंड में कुछ आइडियाज क्लिक कर गए कि हाँ ऐसा ऐसा है, राइट। तो ये चीजें हो गई आपकी क्या, जो उसको कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो कौन सा नहीं है, बी वाला पार्ट नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल इजी नहीं होते हैं। नॉट इजी टू चेंज, कैसे नहीं होते, चेंज करने में आसान नहीं होते। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। Which of the following statements is are correct regarding assessment in science? विज्ञान के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला ऑप्शन है आपके पास में, सेम टाइप ऑफ टास्क शुड बी गिवन टू ऑल स्टूडेंट्स फॉर ऑब्जेक्टिविटी एंड पैरिटी। ठीक है, तो यहाँ से वस्तुनिष्ठता और समतुल्यता के लिए सभी विद्यार्थियों को क्या एक तरीके के टास्क देने चाहिए? तो ये बिल्कुल गलत है। बच्चों के हिसाब से उनके अकॉर्डिंग ही हमें क्या करने चाहिए, टास्क बनाने चाहिए, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग तरीके का होता है, कोई क्रिएटिव है, कोई ज्यादा इंटेलिजेंट है, राइट। तो उनके टास्क भी क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो ये वाला तो सही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट,
यूज ऑफ करेक्ट साइंटिफिक वोकेबलरी शुड बी द ओनली क्राइटेरिया ऑफ आंसर्स। क्या आपके अगर साइंटिफिक वोकेबलरी ठीक है तो क्या वही एक क्राइटेरिया होना चाहिए? अब किसी बच्चे ने एक्सपेरिमेंट किया, बहुत अच्छा सा किया, एकदम सक्सेसफुल टाइप का, तो क्या आप उसको नहीं मेजर करेंगे? तो यहाँ से ये भी गलत हो गया क्योंकि ओनली वर्ड आ गया। एक ही क्राइटेरिया हम नहीं फिक्स कर सकते, ठीक है, एकमात्र मानदंड, ठीक है, ये नहीं लेंगे। तो ये ऑप्शन भी हो गया आपका रॉन्ग। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स जस्टिफिकेशन ऑफ देयर रेस्पॉन्स शुड बी अ पार्ट ऑफ असेसमेंट। विद्यार्थियों का अपने उत्तरों के लिए दिया गया तर्क मूल्यांकन का एक आधार होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। किसी भी साइंस की चीजों को अगर वो उसको फैक्ट बता रहा है, उसके पीछे का लॉजिक बता रहा है, तो वो भी क्या होना चाहिए, मूल्यांकन का एक आधार होना चाहिए। तो यहां से थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। तो थर्ड ऑप्शन आपका आ रहा है डी पार्ट में, राइट। तो लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर? ओके, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। Which of the following would not be helpful in assessing students' conceptual understanding in science? विज्ञान में विद्यार्थियों की संकल्पनात्मक समझ का मूल्यांकन करने के लिए निम्न में से क्या सहायक नहीं है? नॉट वाला वर्ड पूछा, मतलब 3 सहायक हैं और 1 नहीं है, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका एनालाइजिंग स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस ऑन कॉन्सेप्ट बेस्ड इन्वेंटरीज, ठीक है। तो अवधारणा आधारित परीक्षणों पर विद्यार्थियों की योग्यता का विश्लेषण करना, बिल्कुल ठीक है। लिसनिंग केयरफुली टू स्टूडेंट्स रेस्पॉन्सेज एंड रिएक्टिंग टू देयर आइडियाज, बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। द सेकेंड लास्ट इज गिविंग डायरेक्ट क्लियर फीडबैक अबाउट स्टूडेंट परफॉर्मेंस कंपेयर टू चैलेंजिंग स्टैंडर्ड्स, ये भी ठीक है। चुनौतीपूर्ण मानकों से तुलना करते हुए विद्यार्थियों को एक सीधा स्पष्ट प्रतिपुष्टिकरण, फीडबैक बहुत जरूरी है। And the last one is ensuring timely submission of assignments by students, ये सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी प्रदत्त कार्यों को समय पर क्या करे, जमा करे, ठीक है। तो आपको पता ही चल रहा होगा कि असाइनमेंट खाली सबमिट करना ये इस बात का क्या नहीं है, क्राइटेरिया नहीं है। यहाँ से कॉन्सेप्चुअल नॉलेज नहीं पता लग रही है। कई बार क्या होता है, असाइनमेंट आप बच्चे को देते हैं और वो घर पे जाके क्या करता है, अपने बड़े भाई बहनों से या फिर अपने पेरेंट्स की हेल्प से क्या कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है। तो ये इसका क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। और नॉट वर्ड ही पूछा तो इसका मतलब इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी, राइट। तो ये हो गए आपके सारे क्वेश्चंस। यहाँ से आपके 8 क्वेश्चंस करवाए हैं मैंने और उससे भी पहले हम क्लियर कर चुके हैं अपना कॉन्सेप्ट। तो अब क्वेश्चन कोई भी आएगा, आई होप कि अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।